हम इस पूरे प्रोसेस को जानेंगे, क्या क्या तरीके हैं प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के, हम इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अपने तरह के नए दूसरे जीवों को पैदा करना हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की खूबी है, कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब ये कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को जन्म देता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इसलिए वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, नए छोटे पौधों को जन्म देते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 6। हमने ये बात क्लास 6 में सीखी है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। पेरेंट्स से, माता पिता से बच्चों के प्रोड्यूस होने को, उत्पन्न होने को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये आपकी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? तो यहाँ तो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में जाना कि पेरेंट्स से जब नए इंडिविजुअल्स, नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं, तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन ये रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरह होता है, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन करने के अलग अलग तरीके हैं। मोड्स मतलब तरीके। तो इन्हीं तरीकों के बारे में हम जानेंगे अपने इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन हमारा 12.1 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के तरीके। और ये प्लांट्स के संदर्भ में है, प्लांट्स के बारे में है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के कौन कौन से तरीके हैं। इन क्लास 6 यू लर्नड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। एक पौधा जिसमें फूल लगता है, उसके अलग अलग अंगों के बारे में, उसके अलग अलग हिस्सों के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा है। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच। एक पौधे के अलग अलग हिस्सों को लिस्ट करने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि प्लांट का एक पार्ट हुआ पत्ता, दूसरा पार्ट हुआ उसकी जड़। तो इस तरह से प्लांट के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें लिस्ट कीजिए और प्लांट के उस पार्ट का क्या फंक्शन है, वो पार्ट क्या काम करता है, वो बताने की कोशिश कीजिए। जैसे प्लांट में पत्ते हैं, लीव्स हैं, उनकी जड़ें हैं, रूट्स हैं, उनका तना है, स्टेम है। तो ये लीफ, स्टेम और रूट का क्या क्या फंक्शन है, ये लिखने की कोशिश कीजिए। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो ज़्यादातर जो पौधे हैं, ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं, उनमें रूट्स होता है, मतलब उनकी जड़ें होती हैं, उनमें स्टेम्स होते हैं, उनमें तना होता है, उनका जो शरीर है वो होता है, और उनमें पत्ते होते हैं, उनमें लीव्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो ये जो रूट, स्टेम और लीव्स को अगर हम एक साथ रख दें, एक बकेट में रख दें, या फिर अगर इन तीनों को हम एक साथ बुलाना चाहें, तो इन्हें हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर एक नाम दिया गया है जिसे हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहेंगे। तो आगे जब कभी भी वेजिटेटिव पार्ट्स की चर्चा हो तो आप समझें कि रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में एक साथ कहा जा रहा है। तो वेजिटेटिव पार्ट्स सुनकर बच्चे कभी कभी घबरा जाते हैं कि ये क्या नई चीज आ गई। तो रूट, स्टेम और लीव्स को ही हम एक साथ मिलाकर वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। पौधे जब कुछ बड़े हो जाते हैं तब उनमें फूल लगना शुरू होता है। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। वसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में आपने आम के पेड़ में फूल लगते देखा होगा। It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer. तो आम के पौधे में स्प्रिंग सीजन में जो ये फ्लावर्स लगते हैं, आगे चल के यही फ्लावर्स फल देते हैं। आम का फल जो हम गर्मी में खाते हैं, ये इन्हीं फूलों के बाद आता है। We eat the fruits and usually discard the seeds. तो आम का फल हम खा लेते हैं और उसकी जो गुठली है, उसका जो सीड है, बीज है, वो हम फेंक देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। तो आम का ये जो बीज हमने फेंक दिया, ये जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है और उससे एक नया आम का पौधा जन्म लेता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन द प्लांट्स? तो फ्लावर हमने देखा कि सबसे पहले फ्लावर आया
आया, उसके बाद आम के पौधे में फल लगे, फल को हमने खाया, खाकर हमने बीज फेंके और बीज से एक नया आम का पेड़ उगा। तो अब बताइए कि पौधे में फूल का क्या काम था, फ्लावर का क्या फंक्शन था, फ्लावर ने कौन सा रोल निभाया? तो उसका आंसर है कि फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन कराने के लिए ये फ्लावर ही हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो प्लांट्स में अगर आपसे रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा जाए तो आप फ्लावर कहेंगे। आपको याद रखना चाहिए कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। There are several ways by which plants produce their offsprings. Offsprings का मतलब बच्चे, मतलब नए प्लांट्स। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्लांट्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं। दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। इन्हें 2 तरीकों में, 2 भागों में बांटा गया है। पहला तरीका है एसेक्सुअल और दूसरा तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के 2 तरीके हुए, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। तो अगर आपसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जाए कि प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो आप ऐसा बताएंगे कि वैसे प्लांट्स जो बिना सीड के, बिना बीज के नए पौधों को जन्म देते हैं, वे प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें बीज की जरूरत नहीं होती, सीड की जरूरत नहीं होती। वहीं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, तो उसके बारे में है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। प्लांट्स में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो पौधे बीज से जब जन्म लेते हैं तो वो रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो आप ये याद रखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज का इस्तेमाल नहीं होता और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज का इस्तेमाल होता है, और ये प्लांट के केस में है। तो आई होप कि यहां तक आपका क्लियर है। आइए पहेली क्या सोच रही है ये देखते हैं। पहेली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स। पहेली ने हमेशा से यही सोचा है कि जो नए पौधे हैं वो बीज से ही जन्म लेते हैं, बट सी हैज नेवर सीन द सीड्स ऑफ सुगर केन। आपने गन्ने का कभी बीज देखा है, या फिर पोटैटो का, आलू का बीज देखा है आपने, या फिर गुलाब का बीज देखा है आपने? तो ये पौधे कुछ ऐसे पौधे हैं जो बिना बीज के रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सी वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस। तो पहेली जानना चाहती है कि जब इन प्लांट्स के बीज हमने नहीं देखे हैं, इन प्लांट्स के बीज नहीं होते हैं, तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, अपने बच्चों को किस तरह जन्म देते हैं, एक बड़े प्लांट से छोटा प्लांट किस तरह बनता है? तो इसका आंसर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इस तरह हो पाता है। क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइए देखेंगे। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें नए पौधे मिल जाते हैं बिना बीज से, बिना बीज का सहारा लिए, बिना बीज के प्रोड्यूस हुए। तो सीड की जरूरत नहीं होती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन वो तरीका है जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आइए देखें वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। तो ये प्लांट के पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं। तो अगर प्लांट के इन पार्ट से, एक पौधे के रूट से, उनकी जड़ों से, या फिर उनके तने से, स्टेम से, या फिर उनके लीव से, उनके पत्तों से, या फिर बड से, कलियों से, अगर नए पौधे प्रोड्यूस होते हों तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अब हमने देखा था कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स को हम वेजिटेटिव पार्ट कह रहे थे एक साथ। तो यहाँ भी रूट, स्टेम और लीव्स हैं। बड्स एक अलग एडेड है। तो चूंकि ये भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन में मदद करता है, इसलिए इसे भी वेजिटेटिव पार्ट कह रहे हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, तो हम ये बताएंगे कि जब रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होता है, मतलब रूट, स्टेम, लीफ और बड्स के थ्रू हो, तो वैसे रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। और ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का
का एक टाइप है। आइए देखें एक्टिविटी 12.1। कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विथ अ नोड। ये नोड का मतलब कली है। ये फूल की कली ना समझिएगा, ये पौधे पर एक उभार की तरह होता है, एक निशान की तरह होता है, जहाँ से नए पौधे जन्म लेते हैं। पौधे पर नई ब्रांचेस जहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, जहाँ से निकलती हैं, उसे हम नोड कहते हैं। तो हमें एक गुलाब या चंपा का एक कटिंग लेना है, एक ब्रांच लेना है। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड अ कटिंग। तो अगर हम रोज की बात करें, गुलाब की बात करें, तो गुलाब के पौधे का अगर आप एक ब्रांच लेंगे, एक डाल लेंगे, एक शाखा लेंगे, तो उसमें और भी ब्रांचेस होंगी। तो ये ब्रांच आप काट कर निकालेंगे गुलाब के पौधे से, तो इसीलिए इसे एक कटिंग कहते हैं, एक काटा हुआ ब्रांच। आप इसे इस तरह याद रख सकते हैं। तो ये जो गुलाब के पौधे से हमने ब्रांच को, शाखा को काटा, इसे अब मिट्टी में, सॉइल में बरी कर देंगे, दबा देंगे, लगा देंगे पौधे को। और नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच एट विच अ लीफ अराइजेस। तो नोड ये ऐसा पॉइंट है जहां से पत्ते निकलते हैं या ब्रांचेस निकलती हैं। वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। तो ये जो गुलाब का एक ब्रांच हमने काट कर निकाला और मिट्टी में लगाया है, उसे हर रोज पानी दें। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट टू कम आउट। रोज उस अपने गुलाब के कटिंग में पानी दीजिए और ये नोटिस कीजिए कि कितने दिनों बाद उस कटिंग में जड़ आना, मतलब उसमें रूट्स आने शुरू हो जाते हैं। कितने दिन लगते हैं रूट्स को आने में। एंड न्यू लीव्स टू अराइज। नई जड़ों को आने में कितने दिन लगते हैं और नई पत्तियों को आने में कितने दिन लगते हैं, ये दोनों ही टाइम आप नोट कीजिए। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसी एक्टिविटी को आप कर सकते हैं एक मनी प्लांट ग्रो करने में। एक मनी प्लांट का कटिंग लेकर शीशे की एक जार में रखेंगे तो आप आसानी से नोट कर पाएंगे कि कितने दिनों बाद जड़ें आ रही हैं और कितने दिनों बाद नई पत्तियों का आना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे एक गुलाब की कटिंग की फोटो है। ये नोड दिखाया गया है जहाँ से नई पत्तियां निकलती हैं या नए ब्रांचेस निकलते हैं। यहाँ एक बड को दिखाया गया है, एक कली को दिखाया गया है। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। आपने फूल की कलियों को फूल बनते देखा होगा। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ एट द नोड ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स। तो यहाँ एक नया टर्म आया है एक्सिल। ये एक्सिल क्या है इसके बारे में बताया गया है कि एक्सिल वो पॉइंट है, वो जगह है जहाँ पे लीफ और नोड मिलते हों, जहाँ पे लीफ और नोड जुड़े हुए हों। तो हमने देखा कि ये नोड है और यहाँ से अगर पत्ते निकले हों तो ये वाला पॉइंट एक्सिल कहलाएगा। अच्छा, तो हमने अभी एक्सिल के बारे में जाना। अब कहा जा रहा है कि हमने फूल की कलियां देखी हैं, वैसी कलियां जो आगे चलकर फूल बन जाती हैं, लेकिन एक दूसरी तरह की भी कलियां होती हैं जो फूल नहीं बनती और वो कलियां इस एक्सिल की जगह पे पाई जाती हैं। और इन कलियों का क्या होता है ये देखिए, विच डेवलप इनटू शूट्स। तो ये कलियां आगे जाकर ब्रांचेस में, मतलब नई शाखाओं में ग्रो करते हैं। इन बड्स से नए ब्रांचेस, नए शूट्स निकलते हैं। हमने रूट और शूट के बारे में पढ़ा है। शूट मतलब ऊपर वाला हिस्सा, रूट मतलब जो जड़ है हमारी। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वेजिटेटिव बर्ड्स क्या होते हैं। तो ये भी एक तरह की कली ही है, लेकिन ये फूल नहीं बनती और ये एक्सिल पे पाई जाती है। एक्सिल वो पॉइंट है जहाँ पे लीफ और नोड मिलता है। यहाँ पे जो कली पाई जाती है और जो फूल में नहीं बदलती, जहाँ से नए शूट्स निकलते हैं, नए ब्रांचेस निकलते हैं, उसे हम वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं। अ बड कंसिस्ट्स ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमैच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। ये जो बड है हमारा वेजिटेटिव बड, इसमें एक छोटा स्टेम होता है, छोटा तना होता है, जिसके चारों तरफ इमैच्योर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो इस तरह के जो वेजिटेटिव बर्ड्स हैं, इनसे भी नए पौधे जर्मिनेट हो सकते हैं, नए पौधे डेवलप हो सकते हैं। आइए देखें हम एक्टिविटी 12.2। टेक अ फ्रेश पोटैटो। एक फ्रेश आलू लीजिए। ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट।
विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो जो आलू के ऊपर धब्बे हैं उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से। जैसे कि आप आलू देखेंगे तो एक आलू पर आपको इस तरह के ये छोटे छोटे धब्बे दिखाई देंगे, तो इन्हें आप बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के भी नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ इन्हीं स्कार्स की बात हो रही है, इन्हीं धब्बों की बात हो रही है। यू मे फाइंड बड्स इन देम। तो अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर इन स्कार्स को देखेंगे तो आपको इसमें से बर्ड्स दिखाई देंगे। ये वेजिटेटिव बर्ड्स हैं, इस तरह के बर्ड्स जो आगे चल के शूट में बदलने वाले हैं, आगे चल के पौधे में ग्रो होने वाले हैं। तो इस तरह के बर्ड्स आपको दिखाई देंगे एक फ्रेश पोटैटो में अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर देखते हैं तो। दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आईज। तो आलू में इन धब्बों को आलू की आंखें कहते हैं, आलू की आंख कहते हैं इसे। किसान जब आलू की रोपाई करते हैं तो इन आंखों का बड़ा महत्व होता है। वो आलू को इस तरह काटते हैं कि इनकी आंखें एक साथ हो और एक आलू के 4-5 टुकड़े करके लगाए जाते हैं और वो टुकड़े आगे चलकर पूरा आलू का पौधा बनते हैं और वो हमें एक पूरा आलू देते हैं। तो अभी के लिए ये जानिए कि आलू पर ये जो धब्बे होते हैं इन्हें हम आलू की आंखें कहते हैं, आईज कहते हैं। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शंस ईच विथ एन आई एंड बरी देम इन द सॉइल। तो आलू को अब उसी तरह काट लीजिए जिस तरह किसान काटते हैं। जैसे कि एक हिस्सा इस वाले आई के साथ, दूसरा हिस्सा इस वाले आई के साथ, तीसरा हिस्सा इस वाले आई के साथ। तो जितने भी आईज हैं उनको अलग अलग कर लीजिए। इस तरह से आलू को काटिए और उन्हें मिट्टी में लगा दीजिए, मिट्टी में बरी कर दीजिए। वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। अब ये जो पीसेस, ये जो आलू के कटे हुए टुकड़े आपने मिट्टी में बरी किए, मिट्टी में लगाए, इन्हें रोज पानी दीजिए कुछ दिनों तक। व्हाट डू यू फाइंड? तो जब आप उन्हें पानी देंगे तो आप देखेंगे कि उन कटे हुए आलू के पीसेस में से शूट निकलना शुरू होगा, पौधा ग्रो करना शुरू करेगा। लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। तो इसी तरह इन स्कार्स को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में आप अदरक या हल्दी भी उगा सकते हैं, टर्मरिक भी उगा सकते हैं। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम एक प्लांट का नाम है जो अपने पत्तों से रिप्रोड्यूस करता है। इसे स्प्राउट लीफ प्लांट कहते हैं। इसके पत्ते जर्मिनेट होते हैं, इसके पत्ते अंकुरित होते हैं, मतलब इसके पत्तों में से नया पौधा निकलता है। अगर आप इसकी इमेज देखना चाहिए तो ये है एक ब्रायोफाइलम लीफ। आप देखेंगे यहाँ पे जो ये मुड़ाव है इनके पत्तों में, यहीं से एक नया प्लांट जर्मिनेट हो रहा है। तो ये पत्ता कुछ इस तरह का होता है और यहाँ से एक नया पौधा जर्मिनेट होता है, इसीलिए इसे स्प्राउट लीफ प्लांट कहते हैं। स्प्राउट का मतलब अंकुरन, अंकुरित होना, जर्मिनेट होना। तो ऐसा प्लांट जिसके पत्ते जर्मिनेट होते हों, स्प्राउट होते हों, वो है हमारा ब्रायोफाइलम। तो आइए जाने ब्रायोफाइलम के बारे में। ब्रायोफाइलम हैज बड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स। मार्जिन्स मतलब ये जो आपको मुड़ाव दिख रहा है, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे ये मुड़ा है, इसे ही मार्जिन कह रहे हैं। तो इन्हीं मार्जिन्स में बड होता है, छोटे छोटे वेजिटेटिव बड्स होते हैं जो आगे चलकर एक प्लांट को जन्म देते हैं। इफ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन अ मॉइस्ट सॉइल ईच बड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। अगर ब्रायोफाइलम प्लांट का एक पत्ता एक नमी वाले मिट्टी पे अगर गिर जाए, ऐसी मिट्टी जहाँ पे नमी है, जहाँ पे पानी का कुछ अंश है, वहाँ पे अगर ब्रायोफाइलम का एक पत्ता पहुँच जाए, गिर जाए, तो ये जो बड्स इसके इन मार्जिन्स में हैं वहाँ से नए नए पौधे उग सकते हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनकी जड़ों से नया पौधा जन्म ले सकता है। स्वीट पोटैटो एंड डालिया आर एग्जाम्पल्स। तो ऐसे पौधे जिनकी जड़ों से नया पौधा जन्म लेता है उनका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो और डालिया। इनकी इमेजेस शायद नहीं है। आप डालिया या स्वीट पोटैटो अगर गूगल करेंगे तो आपको इनकी इमेजेस आसानी से मिल जाएंगे। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों से नया पौधा निकलता है। प्लांट सच एज कैक्टाई और कैक्टी आप पढ़े से प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। अब ये कैक्टी क्या है? तो हमने कैक्टस के बारे में जाना है। तो कैक्टस का सिंगुलर है कैक्टी या कैक्टाई।
आप इसे जिस तरह भी उच्चारण करें। तो कैक्टस चूंकि बंच में होता है, गुच्छे में होता है, इसीलिए उसे कैक्टस कहते हैं। अगर उसके एक स्टेम को पकड़ें, अगर एक कैक्टस की बात करें तो उसे कैक्टाई कहेंगे या कैक्टी कहेंगे। मतलब कैक्टी कैक्टस का सिंगुलर है। तो अगर हम कैक्टी की बात करें, कैक्टस की बात करें, तो इनका एक पार्ट, इनका एक टुकड़ा अगर प्लांट से डिटैच हो जाता है, टूट जाता है, तो वो भी नए प्लांट को जन्म दे सकता है। ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। कैक्टस के प्लांट का हर एक टुकड़ा एक नए कैक्टस के प्लांट को जन्म दे सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। अब बूझो यहाँ सोच रहा है, बूझो वांट्स टू नो इफ देयर आर एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के क्या कुछ एडवांटेजेस भी हैं? तो हाँ, बिल्कुल, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के एडवांटेजेस हैं, और वो क्या हैं उन्हें यहाँ बताया गया है। तो अगर आपसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के एडवांटेजेस के बारे में पूछा जाए तो आप ये लिखिएगा, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाई वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो। ये पहला एडवांटेज हुआ कि ऐसे पौधे जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से प्रोड्यूस होते हैं वो बड़े होने में, ग्रो करने में कम समय लेते हैं। एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। वैसे पौधे जो बीज से जन्म ले रहे हैं उनसे ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन वाले प्लांट्स जल्दी बड़े होते हैं और जल्दी इनमें फल और फूल आते हैं बीज वाले प्लांट्स के मुकाबले। तो ये इनका एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। इसे समझने के लिए आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थोड़ी समझ होनी चाहिए। आप अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल प्लांट इन्वॉल्व होता है, तभी जाकर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इससे एक नया प्लांट बनता है। चूंकि दो प्लांट इन्वॉल्व हैं एक तीसरे प्लांट को पैदा करने के लिए, तो अगर तीसरे प्लांट की खूबियों की बात करें तो तीसरे प्लांट में कुछ पहले प्लांट की खूबियां होंगी और कुछ दूसरे प्लांट की खूबियां होंगी। मतलब दोनों ही पेरेंट की खूबियां होंगी उसके चाइल्ड में। जैसा कि इंसानों में होता है कि बच्चों में मम्मी और पापा दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दोनों के गुण होते हैं, उसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाला प्लांट दोनों ही पेरेंट प्लांट का गुण रखेगा। वही अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ चूंकि एक अकेला प्लांट नए प्लांट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो नए प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें वेरिएशंस का, उनमें बदलाव का कोई चांस नहीं है, बदलाव की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जो नए प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होंगे। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक उसके पेरेंट में थी वही कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ऑफस्प्रिंग में भी होगी। पेरेंट प्लांट और चाइल्ड प्लांट में जो खूबियां होंगी वो एक जैसी होंगी। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के ये फायदे हुए। Later in this chapter, you will learn that plants produced by sexual reproduction have characters of both the parents. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए प्लांट के प्रोड्यूस होने के लिए चाहिए कि दो प्लांट मिलके एक तीसरे प्लांट को जन्म दें। तो अगर ऐसा हो रहा है तो जो तीसरा प्लांट जन्म ले रहा है उसमें दोनों ही पेरेंट प्लांट की खूबियाँ होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होने के बाद प्लांट्स सीड प्रोड्यूस करती हैं, बीज प्रोड्यूस होते हैं और इन बीजों से ही नए पौधे जन्म लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो सीड है प्लांट के केस में। तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में था। ये पूरा सेक्शन हम पढ़ रहे थे वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। तो आइए अब अगला सेक्शन पढ़ेंगे हम, बडिंग। तो बडिंग क्या है ये जानते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। हमने छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है जैसे कि ईस्ट, जो कि केवल एक माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सके। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिससे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखा जाता
करता है, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, उतने छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप। और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी बात हो रही है वो है यीस्ट, जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। ये जो यीस्ट हैं ये हर घंटे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इनकी संख्या हर घंटे बढ़ती है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और ऐसा ये कब कर पाते हैं? जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते हों। उनका जो भोजन है, जो खाना है, जिनसे उन्हें न्यूट्रिशन मिलती है, अगर वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो यीस्ट की संख्या हर घंटे बढ़ती जाती है। रिमेंबर दैट यीस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। याद रखिए कि यीस्ट एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट एक ही सेल से बना होता है, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बने हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स को मिलाकर बने हैं। यीस्ट एक अकेला सेल होता है और यही कारण है कि वो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई कर पाता है, इतनी जल्दी अपनी संख्या को बढ़ा पाता है। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। आइए देखें यीस्ट किस तरह रिप्रोड्यूस करता है, अपनी संख्या को किस तरह बढ़ाता है। एक्टिविटी 12.3 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये एक्टिविटी आपको आपके टीचर दिखाएंगे। इसमें क्या है आइए हम यहाँ भी देखेंगे। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। हमें ईस्ट का केक लेना है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, या फिर ईस्ट का पाउडर लेना है, ये भी आपको बेकरी या केमिस्ट शॉप से मिल जाएगा। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। हमें एक चुटकी ईस्ट पाउडर का लेना है और उसे एक कंटेनर में रखेंगे, एक बाउल में रखेंगे छोटे से, जिसमें थोड़ा पानी होगा। एड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजोल्व इट। पानी में हम थोड़ी चीनी मिलाकर उसे घुला लेंगे। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम। और अपने इस कंटेनर को हम अपने कमरे के गर्म हिस्से पर रखेंगे। आफ्टर एन आवर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो इस कंटेनर में जिसमें हमने एक चुटकी ईस्ट, पानी और चीनी का घोल रखा है और इसे हमने कमरे में 1 घंटे तक छोड़ कर रखा था, इसकी एक बूंद हम ग्लास पर रखेंगे, ग्लास स्लाइड पर रखेंगे, एक शीशे के टुकड़े पर रखेंगे और उसके बाद इसे ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप की सहायता से। यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल्स। तो आपको माइक्रोस्कोप में नए ईस्ट के सेल्स बनते दिखाई देंगे, कुछ इस तरह से जैसा इस इमेज में दिखाया गया है। शुरुआत में ये पहला ईस्ट सेल था। आप देखेंगे ये सेल है, इसकी बॉडी है और ये न्यूक्लियस है। जब ये रिप्रोड्यूस करना शुरू होता है तो उसका ये प्रोसेस है। यीस्ट एक बड डेवलप करता है, कुछ इस तरह का निकला हुआ हिस्सा, इसे बड कहते हैं। आप ध्यान देंगे यहाँ पे इसका न्यूक्लियस भी बट रहा है, इसके जो बीच का हिस्सा है वो भी बट रहा है। ये एक पूरा बड यहाँ पे फॉर्म हो गया है, एक नया बड। और इस तरह से कई सारे बड्स बन जाएंगे, बड्स का चेन बनता जाएगा। तो ईस्ट कुछ इस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। ईस्ट में रिप्रोडक्शन कुछ इस तरह से होता है, इसे आप माइक्रोस्कोप में देख भी सकते हैं। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बड। ये एक ईस्ट का सेल है और इससे बाहर निकलता हुआ ये बल्ब की तरह का प्रोजेक्शन, बल्ब की तरह का बाहर निकला हुआ हिस्सा, यही बड कहलाता है। द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल। ये बड आगे चलकर बड़ा होता है और फाइनली अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है, टूट जाता है और ऐसे निर्माण होता है एक नए ईस्ट के सेल का। The new yeast cell grows, matures and produces more yeast cells। तो ये जो अब नया ईस्ट का छोटा सेल बना है ये बड़ा होगा, मैच्योर होगा और फिर नए दूसरे ईस्ट के सेल्स को जन्म देगा इसी बडिंग के प्रोसेस से। Sometimes another bud arises from the bud forming a chain of buds। जैसा कि यहाँ इस लास्ट वाले इमेज में दिखाया गया है कि बड एक नए बड से भी जनरेट
लेट हो सकता है। जैसे कि ये एक अकेला बड था जो सबसे पहले फॉर्म हुआ, उसके बाद इसी बड से एक नए बड का निर्माण हुआ, इसी बड से एक नया बड निकल गया और इससे एक नया बड निकल गया। तो इस तरह से बर्ड का चेन बनता जाता है। यहाँ आप देखेंगे चेन ऑफ बर्ड्स है, और ये तरीका है जिससे ईस्ट बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। एक ही घंटों में वो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। अगर न्यूट्रिशन हो उतनी, उनके लिए खाना हो उतना, तो वे पर्याप्त मात्रा में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं काफ़ी कम समय में। If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time. अगर ये प्रोसेस चलता रहा, ये चेन का बनना, नए बर्ड्स का फॉर्म होना चलता रहा, और इसके चलते रहने के लिए कंडीशन एक ही है कि उनके लिए खाना पर्याप्त हो, न्यूट्रिशन पर्याप्त हो, पानी में जो हमने चीनी मिलाई थी, जो शुगर हमने मिलाया था, वो अगर पर्याप्त होगा तो ईस्ट का जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी रैपिड है, काफ़ी तेज़ी से होता है, और ये काफ़ी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा। तो ये बडिंग के बारे में था। आई होप आप ये समझ पाए हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में। You might have seen slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. आपने पतले हरे धब्बे देखे होंगे पोखर में या फिर ऐसे पानी में जो रुका हुआ है। स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज का मतलब है ऐसा पानी का स्रोत, ऐसा पानी का चश्मा कहिए, ये किसी गड्ढे का पानी भी हो सकता है। तो ऐसा पानी जो चल नहीं रहा है, तालाब या पोखर का पानी, गड्ढे का पानी, उसे हम स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज कहते हैं। रुका हुआ पानी, स्टैग्नेंट वाटर का मतलब। तो ऐसे पानी में हमें हरे धब्बे दिखाई देते हैं। ग्रीन पैचेस का मतलब हरे धब्बे। दीज आर एल्गी। तो ये जो हरे धब्बे हैं इन्हें हम एल्गी कहते हैं, ये एल्गी होते हैं। When water and nutrients are available, algae grow and multiply rapidly by fragmentation. जब पानी और न्यूट्रिएंट्स मतलब एल्गी का खाना अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है, तब एल्गी रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है और ग्रो भी करता है एक प्रोसेस से जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का शाब्दिक मतलब है टूटना, टुकड़े होना। यहाँ बताया भी गया है कि एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। एल्गा एल्गी का सिंगुलर है। अगर आप ALGAE लिखेंगे इसका मतलब बहुत सारे एल्गा, बहुत सारी एल्गी, और अगर एक एल्गी की बात हो रही है तो उसे हम एल्गा कहेंगे। ये एल्गा सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो ये जो एल्गा है ये किस तरह रिप्रोड्यूस करता है तो उसके बारे में बताया गया है कि एक एल्गा टूट जाता है, ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। 2 या 2 से ज्यादा टुकड़ों में ये एल्गा टूट जाता है। जैसा कि यहाँ इस इमेज में दिखाया गया है, ये एक बड़ा सा एल्गा था, ये 2 टुकड़ों में टूट गया। अब ये जो 2 नए टुकड़े हैं ये वापस से ग्रो करेंगे और 2 बड़े बड़े एल्गा बनाएंगे। This process continues and they cover a large area in a short period of time. तो ये जो फ्रेगमेंटेशन से टूटने का प्रोसेस है एल्गा का, ये चलता रहता है, और ये जो हरे धब्बे की तरह का दिखने वाला एल्गा है ये काफ़ी जल्दी रिप्रोड्यूस कर पाता है अगर पानी हो और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो उसके लिए, क्योंकि जो नए एल्गा प्रोड्यूस होंगे वो ग्रो करने वाले हैं, बड़े होने वाले हैं। तो इनके बड़े होने के लिए चाहिए कि इनके लिए पर्याप्त मात्रा में फूड मतलब न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हों। तो अगर ऐसा है तो ये एल्गा काफ़ी जल्दी ग्रो करेंगे और बहुत छोटे समय में जो भी हमारी वाटर बॉडी है, मान लेते हैं तालाब है, तो उसे काफ़ी कम समय में ये कवर कर लेंगे, ढक लेंगे। तो यहाँ से आपको 2 बातें याद रखनी चाहिए। पहला कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब है टूट कर रिप्रोड्यूस करना, और ये फ्रेगमेंटेशन एल्गा में होता है। एल्गा सिंगुलर है, एल्गी प्लूरल है, और वाटर और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो तो ये काफ़ी जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। तो ये था आपका फ्रेगमेंटेशन के बारे में। आइए देखते हैं अब अगले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके के बारे में, वो है स्पोर फॉर्मेशन।
और ये आई बिलीव आखिरी है, इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंटर करने वाले हैं। तो आइए जाने स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंगाई और फंगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। ये स्पोर्स बीज की तरह होते हैं और ये हवा में मौजूद होते हैं। इनके बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो ऐसा मानकर चलिए कि फंगाई के या फंगी के जो भी स्पोर्स हैं, जो भी बीज हैं, वो हवा में पहले से मौजूद हैं। अगर सुइटेबल कंडीशन मिलेगी फंगाई को ग्रो करने के लिए तो वो जो बीज हवा में मौजूद हैं वो अपने आप वहाँ पे आ जाएंगे और फंगी ग्रो करने लगेगा। ये एक्सपेरिमेंट हमने चैप्टर 1 में किया था। एक ब्रेड के टुकड़े को पानी में भिगोकर काफी दिनों तक हमने छोड़ दिया था और 2-3 दिन बाद हमने ये पाया कि उसके ऊपर फंगी ग्रो कर रहा है। इसे हमने माइक्रोस्कोप से भी देखा था। तो इस एक्टिविटी को आपको एक बार और रिपीट करने कहा गया है, रिपीट एक्टिविटी 1.2। अगर आप चैप्टर 1 को देखेंगे, देखिए ये है हमारा चैप्टर 1 और नीचे है एक्टिविटी 1.2। ये वाली एक्टिविटी, इसमें हमने एक पीस ऑफ ब्रेड लिया था, ब्रेड का एक टुकड़ा लिया था, इसे मॉशन किया था, मतलब भिगोया था और 2-3 दिनों तक छोड़ दिया था। फिर हमने 2-3 दिन बाद उसे ऑब्जर्व किया था तो हमें फूले हुए धब्बे दिखाई दिए थे, जो यहाँ पे इस इमेज में दिखाया गया है। ये फंगाई है या फंगी है जो कि ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रहा है। तो इसी एक्टिविटी को दोबारा करने आपको कहा गया है। ये फंगाई किस तरह ग्रो करता है ये हमने चैप्टर 1 में सीखा था। ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मेश और द ब्रेड। तो ब्रेड के ऊपर जो फूली हुई रुई की तरह की सी चीज हमें दिखाई दी, उसमें आपको स्पोर्स भी दिखाई देंगे अगर आप उन्हें ऑब्जर्व करें तो। यहाँ देखिए इस इमेज में स्पोर्स को दिखाया भी गया है। ये काले वाले छोटे छोटे स्पोर्स हैं और इनके बारे में ये कहा गया है कि व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर एज दे आर वेरी लाइट, दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। एक बार ये जो स्पोर्स हैं, ये जो बीजाणु हैं, बीज हैं फंगाई के, एक बार अगर हवा में चले जाते हैं तो ये फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं और ये काफ़ी दूरी तक जा सकते हैं, काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। स्पोर्स को आप उन बीजों की तरह समझिए जो हवा में तैर रहे हैं और जहाँ भी उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, सही इन्वायरमेंट मिलेगा, वहाँ पे वो खुद ब खुद आ जाएंगे और फंगाई ग्रो करना शुरू हो जाएगी। यहाँ लिखा भी है स्पोर्स के बारे में, स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। अगर स्पोर्स की मदद से कोई रिप्रोडक्शन हो रहा है, स्पोर्स की मदद से अगर कहीं फंगाई ग्रो कर रहा है, तो उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, उस रिप्रोडक्शन के तरीके को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity। तो ये जो स्पोर्स हैं ये एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड रहते हैं। इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, एक लेयर होता है जो कि कठोर होता है और उन्हें बचाता है। किन चीज़ों से बचाता है? तो अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। मान लेते हैं जैसे कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाए, तो स्पोर्स के अंदर की जो चीज़ है जो नए फंगाई को क्रिएट करने की क्षमता रखती है, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए ज़्यादा टेम्परेचर से, खराब ना हो जाए ज़्यादा टेम्परेचर से। इससे उनका जो ऊपर का कवरिंग होता है वो उन्हें बचाता है। या फिर ऐसा ही एक अनफेवरेबल कंडीशन है, जो अच्छा कंडीशन नहीं है उसे अनफेवरेबल कंडीशन कहते हैं, वो है लो ह्यूमिडिटी का होना, पानी की कमी का होना, वातावरण में नमी का कम होना। तो ऐसे अगर कंडीशंस होते हैं तो जो स्पोर्स के ऊपर का कोट है, जो ये काली वाली चीजें आप देख रहे हैं, ये बचाती हैं इनके अंदर की चीजों को, सो दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, ताकि ये काफी ज्यादा समय तक जी सकें, सर्वाइव कर सकें।
अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अगर इन स्पोर्स को अच्छा कंडीशन मिले जहां ये ग्रो कर सकते हों तो वे अपने आप उस जगह पे आ जाते हैं और जर्मिनेट करते हैं। जिस तरह बीज जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है, उसी तरह ये भी जर्मिनेट करते हैं और डेवलप होना शुरू हो जाते हैं नए नए इंडिविजुअल्स में, नए नए फंगाई में। प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स। यहाँ दो प्लांट्स के नाम बताए गए हैं, एक है मॉस, दूसरा है फर्न्स, जो इस स्पोर फॉर्मेशन वाले टेक्निक से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आपको स्पोर फॉर्मेशन में इन दो प्लांट्स के नाम याद रखने चाहिए, क्योंकि आप इन्हें एग्जाम्पल में लिखेंगे कि स्पोर फॉर्मेशन किन दो प्लांट्स में होता है, तो मॉस और फर्न्स में होता है। ये स्पोर फॉर्मेशन क्या चीज है, कैसे स्पोर्स बनते हैं, इनके प्रोटेक्टिव कोटिंग के बारे में जानिए। ये काफी दूरी तक ट्रेवल कर सकते हैं, इन्हें अच्छा कंडीशन मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये ग्रो कर सकते हैं। ये बातें आप स्पोर फॉर्मेशन के बारे में याद रखिए। तो इसी स्पोर फॉर्मेशन के साथ हमारा खत्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफी सारे मोड्स हमने देखे। हमने स्पोर फॉर्मेशन देखा, इसके पहले हमने फ्रेगमेंटेशन देखा, फिर बडिंग देखी, हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा, ये काफी लंबा था, आप देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन यहाँ है, और यहाँ शुरुआत हुई थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब रिप्रोडक्शन का जो दूसरा तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखें हमारा अगला सेक्शन 12.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, फूल के ढांचे के बारे में, फूल के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हमने पहले पढ़ा है। यू नो दैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये बात हमने ऊपर जानी कि पहले फूल आता है, उसके बाद फल आता है, फूल से ही फल आता है और फल में बीज होते हैं, ये बीज नए पौधों को जन्म देते हैं। सो फाइनली हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो फ्लावर है, जो फूल है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो नए पौधों को पैदा करने में, नए पौधों को रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है। इसलिए फ्लावर हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ, ऐसा पार्ट जो रिप्रोड्यूस करने में मदद करे। तो प्लांट में जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ये हमने जाना है। Stamens are the male reproductive part and pistil is the female reproductive part। अगर आप स्टेमन और पिस्टिल को देखिएगा तो ये यहाँ पे दिखाई गई है, ये स्टेमन की इमेज है और यहाँ नीचे है पिस्टिल की इमेज। तो पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का, एक फूल के अंदर। ये कैसे काम करते हैं आइए जाने। तो स्टेमन और पिस्टिल के बारे में हमने यहाँ देख लिया। अब एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 12.4, जिसमें हमें कुछ फूल लेने हैं। टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज और पेटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। हमें एक मस्टर्ड का, चाइना रोज का या पेटूनिया का फूल लेना है और इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, ये जो हमने स्टेमन और पिस्टिल देखा, इन पार्ट्स को अलग करना है उस फूल में से। फ्लावर्स विच कंटेन ईदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। हमने यहाँ तक जाना है कि स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जानिए कि अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें केवल पिस्टिल है या केवल स्टेमन है तो वैसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, क्योंकि उस फ्लावर में या तो केवल मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या तो केवल स्टेमन है, या फिर केवल पिस्टिल है। तो वैसे फ्लावर को हम कह देंगे कि इस फ्लावर में एक ही सेक्सुअल पार्ट है, यूनी का मतलब एक। तो वैसे फ्लावर्स जिसमें एक ही सेक्सुअल पार्ट हो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, या तो स्टेमन हो या तो पिस्टिल हो। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जिनमें ये दोनों ही पार्ट्स पाए जाते हैं। स्टेमन भी होता है मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, और पिस्टिल भी होता है मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है एक ही फ्लावर में। तो ऐसा कोई फ्लावर, फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाईसेक्सुअल फ्लावर। बाई का मतलब होता है दो,
तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें स्टेमन भी हो और पिस्टिल भी हो, ये दोनों एक साथ हों, तो वैसे फ्लावर को हम बाईसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाईसेक्सुअल फ्लावर्स आई होप आपको क्लियर हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये जो हरे वाले हैं वो यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल हैं, और जो ये ब्लू वाले हैं, स्काई ब्लू वाले, ये बाईसेक्सुअल के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे देखिए आप, कॉर्न, पपाया एंड ककम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ये कॉर्न, पपाया और कुकुम्बर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, और वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया हैव बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। मतलब मस्टर्ड, रोज और पेटूनिया का जो फूल होगा उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही होंगे। क्लियर है? बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल में आप इन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे, बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करें तो ये दो तरीकों के हो सकते हैं। एक ऐसा फ्लावर जिसमें केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो भी एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, और एक ऐसा फ्लावर जिसमें केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब केवल पिस्टिल है या फिर केवल स्टेमन है। ये दो तरह के यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए चाहिए कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला फ्लावर भी हो, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला फ्लावर भी हो, ये दोनों के पार्ट्स मिलें तब जाके रिप्रोडक्शन होगा। तो ये दो तरह के फ्लावर्स के बारे में बताया जा रहा है, दो तरह के यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये हो सकता है एक ही प्लांट में हो, सेम प्लांट में हो, या फिर ये दो तरह के यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट में भी हो सकते हैं। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन? स्टेमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये है स्टेमन की इमेज। यहाँ पे ये वाला है एंथर और ये वाला है फिलामेंट। आपसे डायग्राम पूछा जाएगा, इसलिए आप स्टेमन और पिस्टिल के पार्ट्स को ध्यान से देखिए। स्टेमन और पिस्टिल की इमेज भी आपको याद रहनी चाहिए कि कैसे दिखते हैं ये, एंथर कहाँ है और फिलामेंट कहाँ है। तो स्टेमन के पार्ट्स ये हुए। एंथर कंटेन पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। तो ये है हमारा एंथर, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, और इन पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। इन्हें आप पॉइंट्स के फॉर्म में समझिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, और यही वो मेल गैमेट है जो रिप्रोडक्शन कराता है। मतलब रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट यही मेल गैमेट्स करते हैं। तो ये मेल गैमेट्स पाए कहाँ जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर, और ये पोलन ग्रेन पाया जाता है इस एंथर में। अब हमने स्टेमन के बारे में जान लिया है, मेल गैमेट के बारे में जान लिया है, अब फीमेल के बारे में जानते हैं। अ पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल की इमेज यहाँ नीचे दी हुई है। इसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की बात की गई कि ये तीन पार्ट्स हैं पिस्टिल के। इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। जिस तरह एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स थे और इन पोलन ग्रेन्स के अंदर था मेल गैमेट, उसी तरह ये ओवरी है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसके अंदर ये जो डार्क ग्रीन वाला है ये है ओव्यूल। तो ये है फाइनल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें मेल गैमेट आएगा और फिर फ्यूजन होगा और फिर बनेगा सीड। आइए हम इसे देखते हैं। हमने ये देख लिया कि पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। ओवरी के बारे में है कि ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर जो मैंने आपको दिखाया ये डार्क ग्रीन वाला, तो एक ओवरी के अंदर संभव है कि एक से ज्यादा भी ओव्यूल्स हो सकते हैं। द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। तो फीमेल गैमेट या फिर एग कहिए इसे एक प्लांट का, तो ये इसी ओव्यूल के अंदर पाया जाता है। तो जब मेल गैमेट जो कि पोलन ग्रेन के अंदर पाया जाता है मेल पार्ट में, वो इस फीमेल गैमेट मतलब एग से जब मिलेगा तब होगा रिप्रोडक्शन, तब बनेगी एक तीसरी चीज, तब होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने फीमेल गैमेट के लोकेशन को जान लिया। ये ओवरी के अंदर ओव्यूल में होता है, इसे एग भी कहते हैं।
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। अच्छा, यहाँ कुछ नए टर्म्स हैं। कहा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और एक फीमेल गैमेट, गैमेट मतलब उनका पार्ट, उनका एग समझिए आप, जब फ्यूज करेगा मतलब आपस में मिलेगा, तब जो बनेगा उसे कहते हैं जाइगोट। मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में जब फ्यूज करेंगे, मिलेंगे, तो एक नई चीज बनेगी जिसे हम जाइगोट कहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जाइगोट क्या है, तो आप कहेंगे कि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते वक्त जब एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ मिलता है, मतलब फ्यूज होता है, तब बनता है हमारा जाइगोट। इसे धीरे धीरे समझिए। अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो यहाँ काफ़ी सारे टर्म्स हैं जो आपको नए लगेंगे। अगर आपको ये एक बार में नहीं समझ आए तो एक बार और देखिए इसे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ बूझो का एक सवाल है कि बूझो वांट्स टू नो हाउ द मेल गैमेट इन द पोलन ग्रेन रीचेस द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। हमने जाना कि रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना जरूरी है। तो बूझो ये जानना चाहता है कि मेल गैमेट जो कि यहाँ पोलन ग्रेन में इस एंथर पे प्रेजेंट है, ये कैसे पहुंचेगा फीमेल गैमेट के पास। ये दोनों तो संभव है अलग अलग फ्लावर्स में होंगे, या फिर अगर एक भी फ्लावर में होंगे तो दूर दूर होंगे, एक साथ तो होंगे नहीं कि जब मन करेगा वो फ्यूज कर जाएंगे और जाइगोट बना लेंगे, तो इन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बूझो ये जानना चाहता है कि ये जो मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा कैसे। तो इसी का आंसर है पोलिनेशन। पोलिनेशन वो तरीका है जिससे मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, इन शॉर्ट। तो आइए जाने पोलिनेशन क्या है। जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप। हमने पोलन ग्रेन्स के बारे में जाना। पोलन ग्रेन्स जो हैं उनके ऊपर प्रोटेक्टिव कोट होता है। जिस तरह स्पोर्स के ऊपर प्रोटेक्टिव कोट था, उसी तरह पोलन ग्रेन्स के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, एक कवर होता है, नारियल के छिलके की तरह समझिए, जो उन्हें सूखने से बचाता है। अगर पोलन ग्रेन्स बिना प्रोटेक्टिव कोट के ऐसे सराउंडिंग में रहेंगे, उन पे धूप पड़ेगी, तो बहुत संभव है कि उनके अंदर का जो भी मटेरियल है वो सूख जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा। तो उसे बचाने के लिए उनके ऊपर एक कवर होता है, कोट होता है। Since pollen grains are light, they can be carried by wind और water। तो चूंकि पोलन ग्रेन्स हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, इसीलिए वे आसानी से हवा के द्वारा या फिर पानी के द्वारा कैरी किए जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। यहाँ पे बूझो का एक सवाल है कि बूझो wants to know why flowers are generally so colorful and fragrant। इज इट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। तो बूझो ये जानना चाहता है कि जो फूल हैं वो आमतौर पे इतने रंगीन क्यों होते हैं, इतने कलरफुल क्यों होते हैं, और फूल सुगंधित भी क्यों होते हैं। क्या ये कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, मतलब इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए होता है, अपने पास बुलाने के लिए होता है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और ये इंसेक्ट्स क्यों चाहिए एक फ्लावर को, क्या जरूरत पड़ती है फ्लावर को इंसेक्ट्स की, वो यहाँ पे लिखा है कि इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज। पोलन इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ऑर्गन नहीं कहिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे इंसेक्ट्स काम में आते हैं। जो इंसेक्ट्स फूलों के ऊपर बैठते हैं, जैसे कि तितलियां जो एक फूल से दूसरे फूल तक जाती हैं, तो ये जो पोलन है इन तितलियों पे चिपक कर एक फूल से दूसरे फूल तक जा सकते हैं और इस तरह से रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो यहाँ वही बात है कि इंसेक्ट्स फ्लावर पे आते हैं, फूल पे आते हैं, और जो पोलन है उसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक पहुंचा देते हैं। सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड।
तो जब इंसेक्ट्स इन पोलन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं तो ये इन पोलन्स को कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इसमें दो केस बनता है, दो ऑप्शंस बनते हैं। उसी का हिंट है यहाँ कि संभव है कि कुछ पोलन जो है वो इंसेक्ट के द्वारा उसी तरह के फ्लावर पे, सेम काइंड मतलब उसी तरह के फ्लावर पे पहुंच जाए। मतलब अगर एक मेल पोलन ग्रेन है, मेल पोलन है, वो अगर उसी तरह के फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच जाए, फीमेल पार्ट पे पहुंच जाए, तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इसे एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, इसे हम देखेंगे यहाँ पे। ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में है। अभी समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन की यहाँ डेफिनेशन है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एंथर हमारा ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, तो यहाँ पे जो भी पोलन है वो इस स्टिग्मा तक पहुंच जाए, ये यहाँ पे लैंड करेगा पोलन। ये छोटा सा डॉट समझिए आप इसे, और ये इस स्टाइल से होते हुए यहाँ पे ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये अंदर यहाँ इस ओवरी तक पहुंचेगा और यहाँ पहुंच के ये फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। मतलब इस पोलन का जो कि यहाँ था, यहाँ से यहाँ आना, यही पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन की डेफिनेशन यही है। एक बार और देखिए कि ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी ही जाएगी, इसे याद रखिएगा। और पॉलिनेशन के टाइप्स भी आपसे पूछे जाएंगे। ये दो टाइप से पॉलिनेशन होता है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दोनों डेफिनेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें भी ध्यान से देखिए। If a pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self pollination. सेल्फ मतलब खुद का, अपना। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही होता है। तो अगर पोलन एक ही फ्लावर के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे चला जाए तो उसे भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। या फिर एक ही प्लांट के मेल वाले फ्लावर से फीमेल वाले फ्लावर तक पहुंच जाए पोलन, तो उसे भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। मतलब सेम फ्लावर में या सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर्स में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है और फिर रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन इसका जस्ट उल्टा है कि व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब एक प्लांट का मेल पोलन अगर दूसरे प्लांट के फीमेल स्टिग्मा पे चला जाए, स्टिग्मा फीमेल ही होता है, पोलन मेल ही होता है, तो एक प्लांट का पोलन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाए तो ऐसे में क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ये सेम काइंड को समझिए। सेम काइंड का मतलब है कि फ्लावर जब भी रिप्रोड्यूस करेंगे, मान लेते हैं किसी एक तरह के प्लांट का फ्लावर है, तो वो उसी तरह के प्लांट के फ्लावर के साथ रिप्रोड्यूस करेगा। मतलब फ्लावर रिप्रोडक्शन करें, मतलब फ्लावर के मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलकर जाइगोट बनाएं, इसके लिए जरूरी ये है कि फ्लावर एक ही तरह के हों। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि अगर दो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं तो वो एक ही तरह के जानवर होने चाहिए। तो सेम काइंड से यहाँ वही मतलब है कि एक तरह का फ्लावर अपने तरह के दूसरे फ्लावर्स के साथ ही रिप्रोड्यूस करेगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन में अगर अपने ही प्लांट के अंदर के दूसरे फ्लावर्स के साथ रिप्रोड्यूस हो जाए, या अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एक ही फ्लावर में मेल से फीमेल पे चला जाए पोलन ग्रेन, तो वैसे को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। और अगर दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पोलन ग्रेन चला गया है और फिर वहां हमारा जाइगोट बन रहा है तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। पॉलिनेशन की डेफिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन विथ ये वाला डायग्राम, ये दोनों डायग्राम स्टेमन का और पिस्टिल का, और साथ में सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हो रहा है ये वाला, और ये क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो रहा है ये वाला। इसे आप याद रखेंगे और अगर एग्जाम में बनाएंगे भी इसे अपनी कॉपी में तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है
और जाइगोट कैसे बनता है इसकी इमेज है यहाँ, इसे हम फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। तो आइए देखें, ये हमारा फर्टिलाइजेशन ये आगे की चीज है। जब पॉलिनेशन हमारा हो चुका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब पॉलन ग्रेन मेल से फीमेल तक पहुंच चुका है, तो अब उसके आगे का जो कार्यक्रम है वो है फर्टिलाइजेशन। वो देखिए क्या है, द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड द जाइगोट। तो यहाँ किन गैमेट्स की बात हो रही है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की बात हो रही है। तो एक फ्लावर का मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिला है, या फिर अलग अलग फ्लावर्स के मेल और फीमेल गैमेट्स मिले हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है, तो ये दोनों मिलने के बाद, फ्यूज करने के बाद जो नया सेल बनाते हैं उसे हम जाइगोट कहते हैं। ये हमने ऊपर भी देखा है कि जाइगोट क्या होता है। अच्छा, अब है फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन। वो कुछ ऐसे है कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट के मिलकर जाइगोट बनाने वाले प्रोसेस को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, अब ये मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर जाइगोट बनाएं। ये जाइगोट जब बड़ा होगा, मैच्योर होगा, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे है कि द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, या फिर इसे एम्ब्रायो पढ़िए। तो जाइगोट बड़ा होकर एम्ब्रियो या एम्ब्रायो बनाता है। तो ये हमने देखा फर्टिलाइजेशन के बारे में। अगला सेक्शन है हमारा 12.3 फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, फल का बनना और बीज का बनना। यहाँ एक फल की फोटो दिखाई गई है, ये हमारा सेब है और इसके अंदर ये दो छोटे छोटे बीज हैं। तो ये फल कैसे बनता है, इसके अंदर ये बीज कैसे आते हैं, तो फ्रूट और सीड फॉर्मेशन में यही जानेंगे। छोटा सा सेक्शन है, आइए देखते हैं। After fertilization, the ovary grows into a fruit and other parts of the flower fall off. ओवरी कहाँ था, ये देखिए, ये हमारा पिस्टिल के अंदर ये था ओवरी, जिसके अंदर था ओव्यूल। तो कहा जा रहा है कि जब जाइगोट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन होने के बाद, तो ये जो ओवरी है वो बड़ा होना शुरू होगा, ग्रो करना शुरू करेगा, और ये ग्रो करके बनेगा फ्रूट। और फ्लावर के बाकी जो पार्ट्स थे, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ये नीचे का डंठल, ये सभी फॉल ऑफ कर जाएंगे, गिर जाएंगे टूटकर, फ्लावर मुरझा जाएगा और डेवलप करना शुरू होगा ये ओवरी। तो ये ओवरी फल बनता है और ये जो ओव्यूल हैं ये बनते हैं सीड्स। द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी। ओवरी जब पक जाता है तो हमें फ्रूट मिलता है, फल जो हम खाते हैं वो एक पका हुआ ओवरी है। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स। ओव्यूल ये डार्क ग्रीन वाला पोर्शन है और इनके अंदर जो ये येलो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये जाकर बनने वाले हैं हमारे सीड्स, और ओवरी ग्रो करने वाला है फ्रूट में। और ये बाकी के पार्ट फ्लावर के अब फॉल ऑफ हो चुके हैं, गिर चुके हैं, मुरझा चुके हैं। इसके पहले हमने जाना है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज करने के बाद एक साथ जाइगोट बनता है, और जाइगोट बड़ा होकर एम्ब्रायो बनता है या एम्ब्रियो बनता है। तो ये एम्ब्रियो सीड का पार्ट बनता है, बीज का पार्ट बनता है। इसे यहाँ लिखा गया है कि द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। एम्ब्रियो जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद बना वो सीड के अंदर होता है, और जो भी बीज आप देखते हैं उस बीज के ऊपर एक कोट होती है, एक कवरिंग होती है, वो प्रोटेक्शन के लिए होती है। और ये सीड हमारा फ्रूट के अंदर होता है, जो ये ओवरी ग्रो होकर फ्रूट बना, इसके अंदर हमें ये सीड्स मिलते हैं जो कि एम्ब्रियो है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बना था। तो आई होप आपको ये क्लियर है पूरा पिक्चर। सम फ्रूट्स आर फ्लेशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। कुछ जो फल हैं उनमें ज्यादा फ्लेश होता है, ज्यादा गूदा होता है और ज्यादा रस भी निकलता है उनसे, जूसी होते हैं, जूस ज्यादा होता है उनके अंदर। जैसे कि दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक आम और दूसरा संतरा, ऑरेंज। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक
आलमंड्स एंड वॉलनट। दूसरे जो कुछ फ्रूट हैं वो कड़े होते हैं, हार्ड होते हैं, जैसे कि आलमंड और वॉलनट का एग्जांपल दिया गया है। 12.12a में ये एक फ्रूट है जो सेब है, इसे आप फ्लेशी और जूसी कह सकते हैं। और ये एक आलमंड है, बादाम है, ये हार्ड है, कड़ा है। तो ये दो तरह के फ्रूट्स के बारे में था कि कुछ फ्लेशी और जूसी होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, जैसे कि आलमंड और वॉलनट। अगला सेक्शन है हमारा सीड डिस्पर्सल के बारे में, कि बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के पूरे प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद, फ्रूट बनने के बाद, उसके अंदर सीड तो आ गया है, फ्रूट के अंदर अब सीड है, ये एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जाता है, अब इसके बारे में है सेक्शन 12.4 सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। हम आसपास देखते हैं कि एक ही तरह का पौधा, जैसे कि आम का पौधा, अलग अलग जगहों पे उगता है। बहुत सारे जगहों पे आम का पौधा हमें मिलता है। दिस हैपेंस बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। ऐसा इसलिए होता है कि आम का जो बीज है वो अलग अलग जगहों तक पहुंचा और फिर वहां पे आम के पेड़ उगने शुरू हुए। समटाइम्स after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds or fruits स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स। कुछ समय जब आप एक जंगल से गुजर रहे हों या एक पार्क में घूम रहे हों तो आपको अपने कपड़ों पर कुछ फल के बीज चिपके हुए मिलेंगे। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स। क्लिंगिंग का मतलब है चिपकना। तो क्या आपने कभी ऑब्जर्व करने की कोशिश की है कि ये जो बीज आपके कपड़ों पर चिपक जाते हैं पेड़ों के पास से या किसी जंगल से गुजरने के बाद, ये कैसे चिपकते हैं आपके कपड़ों पर? क्या आपने कभी नोटिस किया है? What do you think will happen if all seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? आप क्या सोचते हैं क्या होता अगर एक पेड़ के सारे बीज एक ही जगह पे गिर जाते और वहीं ग्रो करना शुरू कर देते? मतलब मान लेते हैं एक पौधे के पास 10 बीज थे, वो 10 बीज एक ही जगह पे गिर गए जमीन पे और वहीं पे 10 पौधे एक साथ ग्रो करना शुरू कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं क्या दिक्कत आएगी? देयर वुड बी सीवियर कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस। अब चूंकि 10 पौधे एक साथ ग्रो कर रहे हैं एक ही जगह पे बहुत छोटे एरिया में, तो ऐसे में सारे पौधों को सनलाइट चाहिए, सारे पौधों को वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए और जगह चाहिए ग्रो करने के लिए। तो ये चीजें उन्हें कम मिलेंगी, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। हर पौधा सनलाइट को ढूंढेगा, हर पौधा जमीन से वाटर खींचने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में जब 10 पौधे एक छोटे से जगह में इन सभी चीजों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं तो हर पौधे को ये बहुत कम मिलेगा, सनलाइट भी बहुत कम मिलेगा, वाटर और मिनरल्स भी बहुत कम मिलेंगे, तो भुखमरी वाली हालत हो जाएगी पौधों की। एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। तो ऐसे में क्या होगा जब उन्हें प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा सभी पौधों को जो एक साथ एक ही जगह पे ग्रो कर रहे हैं, तो वे अच्छे पौधे नहीं बन पाएंगे, वो हेल्दी प्लांट्स नहीं बनेंगे और वो ढंग से ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जरूरी है कि प्लांट के जितने भी बीज हैं वो अलग अलग जगह तक पहुंचें और अलग अलग जगहों पे पेड़ बनकर ग्रो करें ताकि उन्हें ये सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में मिल सके। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल। इट प्रिवेंट्स competition between the plant and its own seedling for sunlight, water and minerals। जब एक पौधे का बीज एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो इससे पौधे को फायदा ये होता है कि पौधे को आपस में फाइट नहीं करना पड़ता इन रिसोर्सेस के लिए। जैसे कि अगर पेरेंट प्लांट के पास ही बीज गिर जाए, मान लेते हैं आम का एक बड़ा पेड़ था और उसका बीज उसी पौधे के पास गिरकर वहीं से ग्रो करना शुरू करता है, तो जो पहले से बड़ा प्लांट था उसके साथ उसका कंपटीशन हो जाएगा। जो वाटर और न्यूट्रिएंट वो जमीन के अंदर से खींच रहा था, अभी नया पौधा भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स खींचना शुरू करेगा, तो दोनों को कम कम मिलेगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो डिस्पर्सल से ये फायदा है कि जितने भी प्लांट ग्रो करने वाले हैं सबको प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स ये सारे मिलेंगे। अच्छा, तो सीड डिस्पर्सल
डिस्पर्सल का, सीड का, बीज का एक जगह से दूसरी जगह जाने का ये एक फायदा हुआ कि कंपटीशन खत्म हो गया, सबको भरपेट भोजन मिलेगा, सनलाइट मिलेगा। दूसरा फायदा ये है कि इट ऑल्सो इनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेड न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। हैबिटेट्स का मतलब है लिविंग और ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ पे कोई जीव रहता है उसे हैबिटेट कहते हैं। तो प्लांट के सीड अलग अलग जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं, तो उन्हें उस जगह को कैप्चर करने की, इन्वेड करने की आज़ादी होती है, उस जगह को हथियाने की आज़ादी होती है, और वे एक काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर पाते हैं, जिससे हमें एक तरह के पौधे अलग अलग जगहों पे दिखाई देते हैं। ये सीड डिस्पर्सल के कारण होता है, और सीड डिस्पर्सल के ये दो फायदे हुए। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरीड अवे बाई विंड, वाटर एंड एनिमल्स। एक प्लांट के सीड किन तरीकों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? तो वे या तो विंड की सहायता से, हवा की सहायता से, पानी की सहायता से, या फिर जानवरों की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल, लाइट सीड्स ऑफ ग्रासेस और hairy seeds of ack and hairy fruit of sunflower get blown off with the wind to far away places। तो कुछ ऐसे पंख वाले सीड हैं, विंग्ड सीड हैं, ऐसे बीज जो उड़ सकते हों, कुछ इस तरह के बीज, इनमें पंख की सी व्यवस्था है। तो ऐसे सीड्स कौन कौन से हैं, उनके नाम यहाँ बताए गए हैं कि ड्रम स्टिक का सीड हो, मैपल का सीड हो, या फिर जो हल्के घास हैं उनका बीज हो, सूरजमुखी का फल हो। ये हवा के द्वारा काफी दूर तक बहकर पहुंच जाता है, हवा में उड़कर पहुंच जाता है। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाई वाटर। कुछ ऐसे भी सीड्स हैं, कुछ ऐसे बीज हैं जो पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और फाइब्रस कोट एज इन कोकोनट। तो जैसा कि नारियल में होता है, जो पानी की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये अगर काफी दिनों तक पानी में रहे तो ये फूल कर तैरने की क्षमता डेवलप कर लेता है, तैरने की एबिलिटी डेवलप कर लेता है। इसका जो ऊपरी सतह है वो फाइब्रस होता है, फाइबर का बना होता है। ये स्पॉन्जी बन जाता है बहुत दिनों तक पानी में रहने के बाद, और ये आसानी से तैर पाता है ताकि पानी में काफी दूरी तक ये ट्रैवल कर सके और दूसरे किनारों तक पहुंच सके। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल, स्पेशली स्पाइनी सीड्स विथ हुक्स which get attached to the bodies of animals and are carried to distant places। कुछ ऐसे सीड्स हैं जो कांटेदार होते हैं, स्पाइनी होते हैं, और वे जानवरों के शरीरों पर चिपक जाते हैं, उनसे लग जाते हैं, हुक कर जाते हैं, और काफी दूर तक चले जाते हैं जानवरों की सहायता से, जानवरों की बॉडी पर चिपक कर। एग्जाम्पल्स आर ज़ैंथियम, फिगर 12.15। तो ये है ज़ैंथियम की इमेज। इसमें ये जो हुक्स आप देख रहे हैं, ये जानवर की बॉडी पे चिपक जाएंगे और जानवर इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे बड़ी आसानी से। Some seeds are dispersed when the fruits burst into sudden jerks। कुछ ऐसे भी फल हैं, कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिनके अंदर जो सीड होता है वो डिस्पर्स होता है उनके फूटने के कारण। वे बंद रहते हैं आमतौर पे, और वे जब खुलते हैं तो एक झटके के साथ खुलते हैं, फूटते हैं इनफैक्ट, और उनके अंदर जो सीड होता है वो दूरी तक फेंक दिया जाता है उस फूटने के कारण। तो सडन जर्क, एक झटके के साथ फूटना उनका सीड्स को दूर तक ले जाता है, दूर तक डिस्पर्स करा पाता है। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो ऐसे में जो बीज है, वो जो पेरेंट प्लांट है, जो ओरिजिनल प्लांट है जिसका वो सीड है, वो दूर तक पहुंच जाता है इस जर्क, इस झटके के कारण। दिस हैपेंस इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बल्सम। तो ये झटके के साथ जिनके सीड फूटते हों, जिनके फल फूटते हों, इनफैक्ट सीड नहीं, तो ऐसे दो प्लांट्स के नाम बताए गए हैं। वो है एक कैस्टर, दूसरा है बल्सम, जो झटके के साथ फूटते हैं और इनके सीड पेरेंट प्लांट से दूर जाकर गिरते हैं और वहां वे डेवलप होते हैं। तो ये था सीड डिस्पर्सल के बारे में, और इसी के साथ खत्म होता है आपका ये चैप्टर। इसमें हमने पढ़ा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मोड्स के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे चैप्टर